हेलो फ्रेंड्स, आप सबका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो कक्षा 8 विज्ञान विषय के अंतर्गत हमने अध्याय 12 तक सभी के अभ्यास प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। वो क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हो। आज की इस क्लास में हम अध्याय 13 ध्वनि के अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न दिया गया है, सही उत्तर चुनिए। ध्वनि संचरित हो सकती है, यानी इनमें से ध्वनि का प्रवाह किस किस में हो सकता है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है केवल वायु और गैसों में, दूसरा ठोसों में, तीसरा द्रवों में, चौथा ठोस द्रव और गैसों तीनों में। तो ध्वनि का प्रवाह ठोस, द्रव और गैस तीनों में ही हो सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ग। दूसरा है, निम्न में से किस वाक् ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? यानी यहाँ पर हमें कुछ नाम दिए गए हैं, बताना है कि इसमें से किस ध्वनि की जो आवृत्ति है वो सबसे कम होगी। छोटी लड़की की, छोटे लड़के की, पुरुष की या महिला की? तो इसका जवाब होगा पुरुष की। यानी पुरुष की जो ध्वनि होती है उसकी जो आवृत्ति है वो सबसे न्यूनतम होती है इन तीनों की तुलना में। अगला है, निम्नलिखित कथनों में सही के सामने टी यानी ट्रू और गलत के सामने फॉल्स पर निशान लगाइए। देखें, पहला कथन दिया हुआ है, ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। बिल्कुल सही है। ध्वनि केवल ठोस, द्रव और गैस यानी किसी माध्यम की जरूरत होती है इसके संचरण के लिए। ये निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन दिया गया है, या किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को इसका आवर्तकाल कहते हैं। तो ये कथन बिल्कुल गलत है। इसे क्या कहते हैं? इसे आवर्ती कहा जाता है। आवर्तकाल का सूत्र होता है 1/में आवृत्ति। अगला कथन है, यदि कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि मंद होती है। ये कथन बिल्कुल गलत है। यदि कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि कैसी होती है? प्रबल होती है। अगला है, मानव कानों के लिए सर्वथा का प्रास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये सत्य है। अगला है, कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारत्व उतना ही अधिक होगा। ये कथन भी बिल्कुल गलत है। अगला, अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं। बिल्कुल गलत है। अगला, शोर प्रदूषण आंशिक श्रवण अशक्तता उत्पन्न कर सकता है। बिल्कुल सही है। यानी अगर ज्यादा शोर होगा तो निश्चित रूप से आपके सुनने की जो क्षमता है वो प्रभावित हो सकती है। तो इसमें पहला, इसके बाद ये चौथा और ये अंतिम, ये तीन सत्य है और बाकी क्या है? असत्य है। अगला है, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लिखा गया है, किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लिए गए समय को आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। दूसरा, प्रबलता कंपन के आयाम से निर्धारित की जाती है। यानी किसी कंपन का आयाम जितना अधिक होगा उसकी प्रबलता उतनी ही क्या होगी? अधिक होगी। तो प्रबलता को मापने का जो एक तरीका है वो है कंपन का आयाम। अगला, आवृत्ति का मात्रक। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। ठीक है, जिसे HZ से लिखा जाता है। फिर अवांछित ध्वनि को क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। अगला, ध्वनि की तीक्ष्णता कंपनों की आवृत्ति से क्या होती है? निर्धारित होती है। तो पहली खाली जगह में आवर्तकाल, दूसरी में आयाम, तीसरी में हर्ट्ज, चौथी में शोर और पांचवी में आवृत्ति। अगला प्रश्न है, एक दोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है। इसका आवर्तकाल और आवृत्ति ज्ञात कीजिए। एक दोलक 4 सेकंड में कितने दोलन करता है? 40 दोलन करता है। तो इसका आवर्तकाल और हमें आवृत्ति ज्ञात करनी है। तो देखें, यहां पर दोलनों की संख्या कितनी दी गई है? 40। फिर लगने वाला जो समय है वो समय कितना दिया हुआ है? 4 सेकंड। आवृत्ति का सूत्र होता है दोलनों की संख्या बटे में समय। आवृत्ति का सूत्र क्या होता है? दोलनों की संख्या, तो संख्या कितनी है? 40 बटे में समय। समय कितना है? 4 सेकंड। तो 4 से 40 कितनी बार कटेगा? 10 बार। तो इसका आंसर होगा 10 हर्ट्ज। यानी आवृत्ति का मान कितना होगा? 10 हर्ट्ज। अगला है आवर्तकाल।
क्या है, अगला याद करना है आवर्तकाल। आवर्तकाल का सूत्र होता है 1 में आवृत्ति। तो एक आवृत्ति का मान कितना आया 10, और जब 1 में 10 का भाग दिया जाएगा तो 0.1 सेकंड आएगा। ठीक है, तो आवृत्ति का मान आ गया 10 हर्ट्ज और आवर्तकाल का मान आ गया 0.1 सेकंड। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, एक मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है, कंपन का आवर्तकाल कितना है? हमें आवर्तकाल निकालना है। तो देखें, आवृत्ति दी हुई है 500 कंपन प्रति सेकंड यानी कि 500 हर्ट्ज, और हमें पता है कि आवर्तकाल का सूत्र होता है 1/आवृत्ति। क्या होता है? T बराबर होता है 1/f। क्या होता है? T बराबर 1/f। T का मतलब आवर्तकाल और f का मतलब फ्रीक्वेंसी। तो 1 में आवृत्ति दी हुई है 500। ठीक है, जब 1 के अंदर 500 का भाग दिया जाएगा तो ये आएगा, देखो अब 500 का भाग 1 में तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इधर आगे इसके पीछे 0 लगाएंगे, है ना। तो 0 लगाएंगे, जैसे ये बात है, ये 1 है, 1 में हमें 500 का भाग देना है, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 0 लगाएंगे, तो यानी 0.00। फिर कितनी बार जाएगा? 2 बार। ठीक है, तो कितना आया? 0.002। और जब हमें यहाँ से पॉइंट हटाना है तो भाग में कितना जाएगा? 1000। ठीक है, तो यह आया 2 में 1000। इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 में 10 की घात 3, और जब 10 की घात ऊपर जाएगी तो किस में जाएगी? माइनस में। तो 2 गुणा 10 की घात -3 सेकंड। ठीक है, यही आपका क्या होगा? उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्न वाद्य यंत्रों में उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। यानी हमें यहाँ पर कुछ वाद्य यंत्रों के नाम दिए गए हैं, बताना है कि इन वाद्य यंत्रों का कौन सा भाग ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित यानी कंपन करता है। पहला है ढोलक। तो ढोलक में तनिक झिल्लियां होती है। क्या होती है? तनिक झिल्लियां होती है, जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए क्या करती है? कंपन करती है। यानी ढोलक के चारों ओर जो चमड़ा बढ़ा होता है, उस चमड़े में छोटी छोटी झिल्लियां होती है, वो झिल्लियां क्या करती है? कंपन करती है, जिसके कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। दूसरा है सितार। तो सितार में क्या होते हैं? तने हुए तार होते हैं, और उन तने हुए तारों में कंपन होने पर वे क्या करते हैं? ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अगला है बांसुरी। तो बांसुरी एक पवन संगीत वाद्य यंत्र है, यानी उसमें फूंक मारी जाती है, जिसके कारण उसमें वायु स्तंभ का निर्माण होता है, और उस वायु स्तंभ के जरिए क्या होती है? उस पाइप में वायु में कंपन होता है, जिसके कारण वहां से क्या होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला है शोर तथा संगीत में क्या अंतर है? क्या कभी संगीत शोर बन सकता है? तो देखें, पहले हम शोर और संगीत में अंतर की बात करते हैं कि शोर और संगीत में अंतर क्या होता है। तो शोर और संगीत में अंतर, तो अगर हम बात करें शोर की, तो ये क्या है? यह एक अप्रिय ध्वनि है। कैसी है? अप्रिय ध्वनि का मतलब ये हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती है। दूसरी बात करें संगीत की, तो ये क्या है? यह एक प्रिय ध्वनि है। दूसरा शोर, यह कष्टदायक है, यानी हमारे कानों के लिए क्या है? कष्टदायक है या नुकसानदायक है। जबकि जो संगीत है ये क्या है? ये हमारे लिए सुखद है। शोर, इससे स्वास्थ्य समस्या क्या होती है? उत्पन्न होती है, जबकि संगीत से स्वास्थ्य समस्याओं में कोई संबंध नहीं होता, यानी संगीत के कारण हमारे स्वास्थ्य में कोई समस्या नहीं होती है। अगला लिखा हुआ है, क्या कभी संगीत शोर बन सकता है? तो संगीत कभी शोर नहीं बन सकता। संगीत का मतलब ही है वो एक प्रिय ध्वनि है, वो सुखद है और हमारे लिए किसी भी प्रकार से हानिकारक नहीं है। तो संगीत की एक जो सीमा होती है, उस सीमा तक वो हमारे लिए शोर नहीं बन सकता या नुकसानदायक नहीं हो सकता। लेकिन जब संगीत में उस आवाज की मात्रा हद से ज्यादा बढ़ जाएगी तो फिर वो संगीत तो रहेगा ही नहीं, वो तो किस में बदल जाएगा? शोर में बदल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अपने वातावरण में शोर प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाइए। यानी हमारे आसपास में जो शोर प्रदूषण होता है, यानी जो ध्वनि प्रदूषण होता है, उसके स्रोत कौन कौन से हैं, उसके सूची बनानी है। पहला है वाहनों का शोर, दूसरा लाउड स्पीकर, चलने वाली बड़ी बड़ी मशीनें, पटाखे, वातानुकूलित
रेडियो और टेलीविजन, रसोई के उपकरण, खोमचे वाले, ऐसे तरह तरह के कई सारे स्रोत हैं जिनकी वजह से क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। अगला, वर्णन कीजिए कि शोर प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार से हानिकारक है। तो ध्वनि प्रदूषण के कारण देखो, सबसे पहला काम जो का हानिकारक प्रभाव है वो नींद कम आना, यानी अनिद्रा। कौन सा रोग है? अनिद्रा जो रोग है वो किसके कारण होता है? वो ध्वनि प्रदूषण के कारण होता है। फिर उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, फिर उत्सुकता, फिर आंशिक श्रवण अशक्तता यानी सुनने की क्षमता में क्या होना, कमी होना, ये सारे ध्वनि प्रदूषण के कुछ हानिकारक प्रभाव है। अगला है, आपके माता पिता एक मकान खरीदना चाहते हैं। उन्हें एक मकान सड़क के किनारे पर और दूसरा सड़क से 3 गली छोड़कर देने का प्रस्ताव किया गया है। आप अपने माता पिता को कौन सा मकान खरीदने का सुझाव देंगे? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। यानी आपके माता पिता एक मकान खरीद रहे हैं, एक मकान सड़क के किनारे पर स्थित है और दूसरा सड़क से 3 गली छोड़ के बाद में है, तो आप इनमें से कौन सा मकान लेने की सलाह देंगे और उसका कारण क्या है? तो देखें, माता पिता को सड़क से 3 गली दूर वाला मकान क्या करना चाहिए? खरीदना चाहिए। इसके फायदे क्या है? देखो, क्योंकि जो सड़क के किनारे पर जो मकान है उसकी कई सारी क्या है, हानियां हैं, और जो सड़क से दूर होगा उसके कई सारे क्या है, फायदे हैं। तो जो सड़क के पास होगा उसकी हानियां क्या है? पहली हानि है, मकान के पास से गुजरने वाले वाहनों का अत्यधिक शोर, यानी जो मकान सड़क के बिल्कुल समीप होगा तो सड़क पर चलने वाले साधनों का दिन पर क्या होगा, शोर होगा। दूसरा, सड़क के पास वाले मकान में वाहनों से निकलने वाला धुआं और धूलकण बार बार क्या करेगी, आपको प्रभावित करेगी और इससे आपको कई सारी समस्याएं हो सकती है। दूसरा, ट्रैफिक बाधा के समय ऊंचे हॉर्नों का शोर, यानी कभी कभार हो सकता है रोड पर ट्रैफिक हो जाए तो ऐसी स्थिति में बजने वाले हॉर्नों का क्या होगा, काफी अधिक मात्रा में शोर होगा, जिससे आप पूरी तरह क्या हो जाओगे, डिस्टर्ब हो जाओगे, या आपको रहना वहां पर बिल्कुल भी उचित नहीं रहेगा। तो इस प्रकार हमें मकान जो भी खरीदना होगा वो हम अपने माता पिता को यही सलाह देंगे कि वो सड़क से 3 गली दूर वाला मकान ही खरीदे। अगला, मानव वाक्य यंत्र का चित्र बनाइए और इसके कार्यों की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। यानी मानव का जो स्वर यंत्र होता है उसके चित्र बनाना है और उसके कार्यों की व्याख्या करनी है। तो देखिए, ये मानव के वाक्य यंत्र या स्वर यंत्र का चित्र दिया हुआ है और काम क्या है कि जब वायु इन वाक तंतुओं में से होकर गुजरती है तो वाक तंतुओं में क्या होता है, कंपन होता है, जिससे क्या होती है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक तंतु ढीले, मोटे, तने हुए और पतले होने पर विभिन्न गुणों वाली वाक ध्वनि क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। यानी हमारा जो स्वर यंत्र होता है, लैरिंक्स जिसको कहते हैं, उसमें छोटे छोटे तंतु होते हैं और इन तंतुओं से जब वायु प्रवाहित होती है तो इसमें क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समय पर तथा हमसे समान दूरी पर घटित होती है। हमें तड़ित पहले दिखाई देती है तथा मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है। क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं? ये बोल रहा है कि जब आकाश में बिजली गरजती है और एक बादल गरजते हैं, दोनों हमसे समान दूरी पर हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें बादलों के गरजने की बजाय जो आवाज है उसकी तुलना में बिजली के कड़कने की आवाज या बिजली के तड़ित होने की, चमकने की जो घटना है वो पहले दिखाई देती है। इसका कारण क्या है? तो बात करें प्रकाश के वेग की, तो प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, वही ध्वनि का वेग केवल 340 मीटर पर सेकंड है। तो प्रकाश का वेग ध्वनि की तुलना में कई गुना अधिक है। इसीलिए तड़ित और मेघ गर्जन की घटना भले ही एक समय पर और हमसे एक समान दूरी पर हो, लेकिन फिर भी हमें जो तड़ित प्रकाश है वो क्या होगा, वो ध्वनि की तुलना में पहले दिखाई देगा, और मेघ के गरजने की जो आवाज है वो क्या होगी, बाद में सुनाई देगी। कारण क्या है कि प्रकाश का वेग ध्वनि की तुलना में कई गुना ज्यादा है। तो हमने आपके अभ्यास के सभी प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।